नमस्कार। आप इन दिनों सुन रहे हैं मेरी 4 किताबों की श्रृंखला की पहली किताब स्वप्न चुभे शूल से का वाचन। इस किताब को 2019 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के बाबूराव विष्णु पराडकर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का 3रा एपिसोड। देश के आज़ाद होने के कुछ ही साल बाद मेरा जन्म हुआ था, यानी मेरा और आज़ाद भारत का बचपन साथ साथ गुजरा। तब तक मेरे पिताजी पुलिस की नौकरी छोड़ चुके थे। यूँ तो उनकी श्रीगंगानगर की पोस्टिंग भी मुझे याद है, जब हम आस्करण बहनोई जी और राम भंवरी बाई के साथ एक ही घर में रहा करते थे। घर में कुल 3 कमरे थे। एक में मैं, मेरे भाई साहब, मेरे पिताजी और माँ, हम चारों रहते थे, और दूसरे कमरे में जीजाजी, बाई अपनी 5 लड़कियों कंचन, गोमा, पुष्पा, शांता और पप्पू के साथ रहते थे। तीसरा कमरा बैठक कहलाता था, जिसे हम सब लोग काम में लेते थे। मगर मुझे उनकी जो पहली पोस्टिंग बहुत अच्छी तरह याद है, वो है श्रीगंगानगर ज़िले के चूनावड़ गांव की। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण उत्थान के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत गांवों में एक दफ्तर खोला जाता था, जिसे ग्राम सुधार केंद्र कहा जाता था। पिताजी चूनावड़ के ग्राम सुधार केंद्र के प्रभारी थे और एक पुरानी मगर बड़ी सी मस्जिद में उनका दफ्तर था, जो शायद पार्टीशन के वक्त उजड़ गई थी, क्योंकि इस गांव के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। मस्जिद से लगे हुए एक छोटे से कच्चे घर में हम लोग रहा करते थे। घर और दफ्तर के बीच एक दरवाज़ा लगा हुआ था, यानी घर और दफ्तर एक ही था। पिताजी के दफ्तर में मेरी रुचि की 3 ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो अक्सर मुझे वहाँ खींच ले जाती थी: रेडियो, ग्रामोफोन और कैमरा। कैमरा छूने की हमें इजाज़त नहीं थी, हालांकि दिल बहुत करता था उसे छूने का, फ़ोटो खींचने का। मगर खैर, हमारे लिए बाकी दोनों चीज़ों को छूने की इजाज़त भी कम नहीं थी। ज्योतिका रॉय, पहाड़ी सान्याल, जोहराबाई अम्बाला वाली, अमीरबाई कर्नाटकी, कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, मास्टर गनी, ललिताबाई आदि के बहुत से रिकॉर्ड्स वहाँ मौजूद थे। संगीत से मेरा पहला परिचय था ये। रेडियो से मेरी दोस्ती की शुरुआत भी यहीं हुई, और कैमरा भी पहली बार मैंने यहीं देखा। मैं कहाँ जानता था उस वक्त कि ये तीनों ही मेरी ज़िंदगी के अटूट हिस्से बन जाएंगे। उस गांव में एक शानदार नहर थी, जिसका पानी पीने से लेकर सिंचाई तक सब कामों के लिए था। लेकिन ये नहर महीने में 30 दिन चालू नहीं रहती थी। गांव में जगह जगह पक्की डिग्गियां बनी हुई थी, जिनमें घरेलू ज़रूरतों के लिए पानी जमा कर लिया जाता था, और लोग अपनी अपनी ज़रूरत का पानी रस्से और बाल्टी की मदद से निकाल लिया करते थे। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, चूनावड़ में बिजली नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि फिर रेडियो कैसे बजता था? आपका सोचना सही है। उस वक्त तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ था। कार में जो बैटरी लगती है, उससे थोड़ी सी छोटी एवरेडी की लाल रंग की एक बैटरी आया करती थी, जिसमें रेडियो का प्लग लगाया जाता था, और लगभग 15 फीट लंबा जालीदार एरियल रेडियो से जोड़ दिया जाता था। तब जाकर बजता था रेडियो। हर शाम मस्जिद यानी दफ्तर के आंगन में गांव के लोग इकट्ठे होते थे, और उन्हें रेडियो पर समाचार, संगीत और खेतीबाड़ी के कार्यक्रम सुनवाए जाते थे। बाकी वक्त वैसे तो वो रेडियो हमारी पहुंच में रहता था, हम जब चाहें उसे बजा सकते थे। मगर सबसे बड़ी दिक्कत थी बैटरी, जो कि श्रीगंगानगर से लानी पड़ती थी। हमें उस बैटरी को 6 महीने चलाना होता था, इसलिए रेडियो सुनने में बहुत कंजूसी बरतनी पड़ती थी। पूरे गांव में उसी तरह का एक और रेडियो मौजूद था, और वो था पिताजी के ही एक मित्र जोधाराम चाचा जी के घर।
कभी कभी हम वहाँ जाकर भी रेडियो सुन लेते थे, मगर वहाँ दिक्कत ये होती थी कि चाचा जी सिलोन लगाते थे और उनका बेटा तुरंत विविध भारती की तरफ सुई घुमा देता था, जो कि उन दिनों शुरू हुआ ही था। जैसे ही चाचा जी का बस चलता वो फिर सिलोन लगा दिया करते थे। इस तरह दिन भर रेडियो की सुई सिलोन और विविध भारती के बीच घूमती रहती थी। ग्रामोफोन हालांकि बैटरी से नहीं चलता था, उसमें थोड़ी थोड़ी देर में चाबी भरनी पड़ती थी, मगर आज से 15-20 साल पहले के रिकॉर्ड प्लेयर की तरह उसमें डायमंड की नीडल नहीं लगी होती थी, उसमें मेटल की सुई लगती थी और एक सुई से बस 2 रिकॉर्ड ही बज पाते थे। हर 2 रिकॉर्ड के बाद घिसी हुई सुई को हटाकर नई सुई लगानी पड़ती थी। यहाँ भी वही संकट था, सुइयाँ ख़त्म हो गई तो जब तक पिताजी श्री गंगानगर जाकर सुई की डिब्बियाँ नहीं लाएंगे तब तक ग्रामोफोन बंद। बड़ी किफ़ायत शारी से काम लेते हुए हम लोग बारी बारी से अपनी पसंद के गाने सुना करते थे। विविध भारती के अपने 12 बरस के कार्यकाल में जब भी मैं भूले बिसरे गीत सुना करता था, चूनावट की ये तस्वीरें हर बार जिंदा होकर मेरे सामने आ खड़ी होती थी और मैं आंखें बंद कर उसी वक्त में पहुंच जाता था। बीच के 45-50 बरस एक लम्हे में न जाने कहाँ गायब हो जाते थे। चूनावट के दिनों में मुझे ज्योतिका रॉय का गाया मीरा का भजन घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे बहुत पसंद था। मुझे जब भी अकेले ग्रामोफोन बजाने का मौका मिलता था, मैं ये भजन ज़रूर सुनता और रिकॉर्ड के साथ गुनगुनाया करता था। पता नहीं सुर में गाता था या बेसुरा, मगर एक रोज़ मैं रिकॉर्ड चलाकर उसके साथ यही भजन गा रहा था कि पिताजी कमरे में घुसने लगे। मुझे गाते सुनकर वो दरवाजे के बाहर ही रुक गए। रिकॉर्ड ख़त्म होने लगा तो वो अंदर आए। मैं एकदम हड़बड़ा गया। मेरी उम्र 6 साल रही होगी उस वक्त। मुझे लगा अब शायद डांट पड़ेगी, मगर पिताजी ने बहुत प्यार से मुझे पूछा, तुम गा रहे थे? मैंने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। इस पर बोले, तो डर क्यों रहे हो, ये तो अच्छी बात है। मेरी जान में जान आई। पिताजी थोड़ा बहुत हारमोनियम बजा लिया करते थे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक हारमोनियम का इंतज़ाम किया और मुझे गाने का अभ्यास करवाने लगे। मेरा गाने का ये सिलसिला कॉलेज में पहुंचा तब तक जारी रहा। आप पूछेंगे क्या उसके बाद ये सिलसिला रुक गया? जी हाँ, उसके बाद मैंने गाना बंद कर दिया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ज्योतिका रॉय का गाया मीरा का भजन मुझे बहुत प्रिय था। सही पूछिए तो उस वक्त मुझे ये लगता था कि जो कलाकार ये भजन गा रही हैं वही मीरा हैं। कुछ साल पहले की बात है, जिन दिनों मैं विविध भारती चैनल का प्रमुख था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। मेरे कमरे के स्पीकर पर हमेशा की तरह रेडियो चल रहा था कि यही भजन विविध भारती से प्रसारित होने लगा। मैं एक बार फिर से आंखें बंद करके अपने बचपन में पहुंच गया। वही चूनावड़ का कच्ची ईंटों का बना कमरा और उसमें बजता वही चाबी वाला ग्रामोफोन। थोड़ी देर में भजन तो खत्म हो गया, मगर मैं दिन भर चूनावड़ के उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। ऑफिस में बैठा आंखें बंद किए उन्हीं बचपन की यादों में खोया था कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। मानो किसी ने झिंझोड़ कर मेरा सपना तोड़ दिया। मैंने थोड़ा झुंझला कर फ़ोन उठाया। उधर से किसी संभ्रांत महिला ने नमस्कार के साथ एक ऐसी बात कही कि मैं उछल पड़ा। वो बोली, सर, एक बहुत पुरानी सिंगर कलकत्ता से आई हुई हैं। पता नहीं आपने तो उनका नाम भी सुना होगा या नहीं, मगर वो विविध भारती आना चाहती हैं और आप चाहें तो उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैंने कहा, विविध भारती में सभी कलाकारों का स्वागत है, मगर नाम तो बताइए उनका। वो धीरे से कुछ इस अंदाज में बोली मानो उन्हें पक्का विश्वास था कि जो नाम वो लेंगी उसे सुनकर मैं कहूँगा, कौन है ये, मैं नहीं जानता। वो बोली, ज्योतिका रॉय। जी, ज्योतिका रॉय नाम है उनका। मुझे उछलना ही था। मैंने कहा, जी क्या कहा, ज्योतिका रॉय? जी हाँ, आपने नाम सुना है उनका? जी मैडम, मैंने नाम ही नहीं सुना। वो तो मेरे लिए मीराबाई का अवतार हैं। अरे वाह, मैंने तो बहुत लोगों को उनका नाम बताया, लेकिन लोग नहीं पहचानते उनके नाम को। खैर, लोगों की बात छोड़िए, अपना पता बताइए ताकि मैं उनके दर्शन कर सकूं।
अगले दिन उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया। वो जब मेरे सामने आई तो मैं एक बार फिर चुनावड़ के अपने उस कच्चे कमरे में पहुंच गया, अपने बचपन की उंगली थामे। मगर इस बार मेरे साथ सिर्फ वो चाबी वाला ग्रामोफोन ही नहीं था। इस बार साक्षात मीरा मेरे सामने बैठकर हारमोनियम हाथ में लेकर गा रही थी, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। पूरे दिन मैंने और कोई काम नहीं किया। मैं बस दिन भर मीराबाई के उस अवतार के साथ रहा। वो भी विविध भारती के स्टूडियो में हम सब लोगों के साथ दिन भर इस तरह रहीं मानो बरसों के बिछोह के बाद अपने घर लौट कर आई हूं। ये था मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का तीसरा एपिसोड। अब तक प्रकाशित श्रृंखला की तीनों पुस्तकें बोधि प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित की हैं, जिनका कुल मूल्य 1150 रुपए है। ये 3 पुस्तकें हैं स्वप्न चुभे शूल से, क्यों उलझे तुम मन और सिमटती धूप लरसते साए। आप चाहें तो ये पुस्तकें अमेज़न से मंगवा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो 3 किताबों का ये सेट 800 रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोधि प्रकाशन जयपुर को इस नंबर पर फ़ोन करना होगा 9829018087।